अपने पूरे लाइफ में नटवरलाल जेल से करीब 9 बार भागता है। वो नॉवेल्स की कहानियों से इंस्पिरेशन लेकर अपने काम को अंजाम देता था। पंजाब नेशनल बैंक से 6.5 लाख का फ्रॉड किया था। ताजमहल को कम से कम 3 बार बेचा था। उसने रेड फोर्ट, राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट हाउस तक बेच दिया था। सोचिए कोई इंसान 1 या 2 बार नहीं बल्कि 9 बार जेल से भाग जाए और हर बार पुलिस को चकमा दे दे, और तो और ताजमहल, राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट हाउस तक बेच डाले। ये कहानी है मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव की, जिसे दुनिया नटवरलाल के नाम से जानती है। इंडिया का सबसे चालाक और एल्यूसिव कॉनमैन, एक ऐसा इंसान जो जिंदगी भर सिर्फ एक ही काम करता रहा, धोखा। कहानी शुरू होती है बिहार के सिवान से। एक फैमिली फ्रेंड मिस्टर सहाय मिथिलेश को बैंक में कुछ पैसे डिपॉजिट करने भेजते हैं, लेकिन मिथिलेश डिपॉजिट करने के बजाय उनकी नकली सिग्नेचर करके विड्रॉल फॉर्म भर देता है और थोड़ा थोड़ा करके 1000 रुपए तक निकाल लेता है। उस जमाने में 1000 रुपए बड़ी रकम होती थी। मिथिलेश काफी इंटेलिजेंट लड़का था, लेकिन पढ़ाई में उसका जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। खास करके मैथ्स तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसी वजह से मिथिलेश का अपने एक टीचर से झगड़ा हो जाता है और बात घर तक पहुंच जाती है और उसके पिताजी उसे बहुत मारते हैं। अगली सुबह मिथिलेश घर छोड़कर भाग जाता है। उसके बाद मिथिलेश कोलकाता चला जाता है और वहां कॉमर्स ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन ले लेता है। अपना गुजर बसर करने के लिए वो कॉलेज के साथ साथ स्टॉक ब्रोकर का भी काम करने लगता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है एक बिजनेसमैन से। वो उसके बच्चों को ट्यूशन देने लगता है। फिर नकली डॉक्यूमेंट्स बनाकर जिस स्कूल में बिजनेसमैन के बच्चे पढ़ते थे उसी स्कूल में हेडमास्टर बन जाता है। अब तक उसकी दोस्ती बिजनेसमैन से काफ़ी अच्छी हो गई थी। ट्रस्ट जीतने के बाद मिथिलेश उर्फ नटवरलाल बिजनेसमैन को एक बिजनेस प्रपोजल देता है और 4.5 लाख रुपए लेकर फरार हो जाता है। हालांकि वो जल्दी ही पकड़ा जाता है और पहली बार अरेस्ट होता है। अरेस्ट होने के कुछ दिन बाद ही कोलकाता पुलिस को चकमा देकर जेल से भाग जाता है। अपने पूरे लाइफ में नटवरलाल जेल से करीब 9 बार भागता है। उसके जेल से भागने का तरीका काफी इंटरेस्टिंग और सिनेमैटिक होता था। आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे नटवरलाल ने एक जेलर को भी चकमा दे दिया था और किस तरह वो हर बार जेल से भागने में कामयाब हो जाता था। कोलकाता पुलिस को चकमा देने के बाद नटवरलाल दिल्ली चला जाता है। एक बुजुर्ग आदमी सफेद शर्ट और पैंट में कनॉट प्लेस में एक घड़ी की दुकान में आता है और अपना नाम DN तिवारी बताता है, जो उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर नारायण दत्त तिवारी के स्टाफ थे। वो बुजुर्ग आदमी दुकानदार से कहता है कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी की राजनीति कुछ ठीक नहीं चल रही है, इसलिए उन्होंने एक स्पेशल पार्टी मीटिंग रखी है और देश के सारे सीनियर नेता को बुलाया है और सभी को एक घड़ी गिफ्ट करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें 93 घड़ियां चाहिए। दुकानदार को एक बार शक जरूर होता है, लेकिन डील बहुत बड़ी थी, इसलिए उसने रिस्क लेने का सोचा। अगले दिन वही आदमी वापस आया, घड़ियां पैक करवाई और दुकानदार का एक स्टाफ अपने साथ नॉर्थ ब्लॉक लेके गया। नॉर्थ ब्लॉक पे बड़े ऑफिसर्स और नेताओं का घर था, जिसकी वजह से उसकी कहानी और मजबूत हो गई। फिर वो बुजुर्ग आदमी एक घर के अंदर जाता है और थोड़ी देर बाद बाहर आकर 32,829 रुपए का एक बैंक ड्राफ्ट दुकानदार के स्टाफ को देता है और पैकेज लेके चला जाता है। 2 दिन बाद जब दुकानदार ड्राफ्ट को बैंक में डिपॉजिट करता है तो पता चलता है कि ड्राफ्ट तो नकली है। तब जाके उसे समझ आता है कि वो बुजुर्ग आदमी कोई और नहीं बल्कि नटवरलाल था। नटवरलाल ने सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि वाराणसी, लखनऊ और दूसरे कई शहरों में लोगों को कभी DM का स्टाफ, कभी CM का PA तो कभी जज बन के ठगता रहा। नटवरलाल हर बार नए नाम और नए तरीके से ठगी करता था। वो नॉवेल्स की कहानियों से इंस्पिरेशन लेकर अपने काम को अंजाम देता था। देखिए, नटवरलाल के जो फादर थे वो स्टेशन मास्टर थे, जिसकी वजह से उसे रेलवे फेड सिस्टम के काम करने का तरीका और उसके लूप होल्स बहुत अच्छे से पता थे। ये इनसाइडर नॉलेज उसके काम आई। वो रेलवे के डॉक्यूमेंटेशन और कार्गो रिलीज प्रोसेस में फ्लॉज को आइडेंटिफाई करता था और इन सब को अपने बैंकिंग और फॉर्जरी के एक्सपर्टाइज के साथ कंबाइन करके अपने स्कैम्स को प्लान किया करता था। नटवरलाल बड़े कॉन्फिडेंस के साथ फ्रेट ऑफिसेज में जाता,
महंगे और वैल्यूएबल सामान को ऑब्जर्व करता और फिर कुछ टाइम बाद नकली रिलीज ऑर्डर्स के साथ वापस आता और सामान की डिलीवरी लेकर गायब हो जाता। कभी बिजनेस मैनेजर तो कभी परचेजिंग ऑफिसर बनकर वो नकली पेपर्स रेलवे और बैंक ऑफिशियल्स को दिखाकर चावल और लोहे जैसी चीज़ों की ओनरशिप क्लेम करता और फेक चेक्स और डिमांड ड्राफ्ट्स का यूज़ करके वो पेमेंट भी कर देता और सामान की डिलीवरी लेते ही उसे तुरंत कैश में बेच देता और अथॉरिटीज़ के कुछ समझने से पहले ही हवा हो जाता। रेलवे और बैंकिंग सिस्टम्स के लूप होल्स को पता लगाकर इतनी चालाकी और कॉन्फिडेंस के साथ किसी स्कैम को अंजाम देता था कि ट्रेस करना मुश्किल होता था। एक बार नटवर लाल ने किसी तरह पंजाब नेशनल बैंक से 6.5 लाख का फ्रॉड किया था, जो उस समय एक बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। कहा जाता है कि नटवर लाल ने टाटा, बिरला और धीरूभाई अंबानी जैसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को भी चूना लगाया था और उनसे लाखों रुपए ठग लिए थे। मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव को नटवर लाल का निकनेम उसके लेजेंडरी स्कैम्स के साथ साथ एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट की वजह से मिला था, जिसमें उसकी पहचान गलती से किसी और के नाम से हो गई थी। दरअसल 1950 के दौरान इंडिया में कॉटन की कमी चल रही थी। कॉटन के शॉर्टेज का फायदा उठाते हुए नटवर लाल ने उन मैन्युफैक्चरर्स को टारगेट किया जो कॉटन को किसी भी हाल में लेना चाहते थे। नकली डॉक्यूमेंट्स और आइडेंटिटी बनाकर उनके पास गया और कहा कि उसके पास कॉटन काफी मात्रा में है और वो उसे बेचना चाहता है। रेलवे की रिसीविंग देकर उनसे बड़ी रकम का एडवांस लेके गायब हो गया। जब सामने वाली पार्टी रेलवे के पास गई तो पता चला कि वहाँ कोई कॉटन था ही नहीं। इस बार मिथिलेश के साथ एक और गुजरात का आदमी था जिसका नाम था नटवर लाल। जब पुलिस रेड मारती है तो मिथिलेश पकड़ा जाता है और नटवर लाल बच के निकल जाता है और पुलिस मिथिलेश को ही नटवर लाल समझ लेती है। लेकिन ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस इतना पॉपुलर हो जाता है कि मिथिलेश को नटवर लाल नाम से जाना जाने लगता है। नटवर लाल भारत के कई बड़े मॉन्यूमेंट्स को भी बेच चुका था। वो अक्सर अपने आप को एक गवर्नमेंट ऑफिसर या किसी अथॉरिटी फिगर के रूप में दिखाता था। उसके मेन टारगेट्स होते थे अमीर फॉरेन टूरिस्ट या बिजनेसमैन जो इंडियन प्रॉपर्टी लॉ से अनफेमिलियर होते थे। नटवर लाल के लिए हाई प्रोफाइल पर्सनालिटीज की सिग्नेचर कॉपी करना बाएं हाथ का खेल था, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट। वो ऐसे फेक डॉक्यूमेंट्स बनाता था जो बिल्कुल असली लगते थे। उनमें ऑफिशियल लुकिंग स्टैम्प्स और सिग्नेचर भी होते थे, जिससे स्कैम को पकड़ पाना मुश्किल होता था। नटवर लाल किसी मॉन्यूमेंट्स को बेचने से पहले उसके बारे में छोटी से छोटी डिटेल्स पता करता था, जैसे कि बिल्डिंग्स की लेआउट, कितने दरवाजे और खिड़कियां हैं, गार्डन्स में कौन से फूल लगे हैं, जिससे उसके क्लेम्स और डॉक्यूमेंट्स और भी रियल लगने लगते थे। वो बहुत ही बिलीवेबल कहानियां बनाता था। खरीदने वाले पार्टी को कहता था कि गवर्नमेंट इन हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को डेवलपमेंट के लिए ऑक्शन कर रही है। उसका बोलने का तरीका, कॉन्फिडेंस और मल्टीपल लैंग्वेजेस में फ्लुएंसी उसे उसके टारगेट्स का ट्रस्ट जीतने में हेल्प करती थी। अब उस जमाने में इंटरनेट तो था नहीं, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने में बहुत टाइम लगता था। नटवर लाल को इस स्लो सिस्टम का फायदा मिलता था। इससे पहले कि विक्टिम को समझ आता कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है या अथॉरिटीज कुछ एक्शन ले पाते, तब तक नटवर लाल पैसा लेके गायब हो जाता। रिपोर्ट्स के मुताबिक नटवर लाल ने ताजमहल को कम से कम 3 बार बेचा था, वो भी नकली पेपर वर्क और ऑफिशियल लुक के साथ। फॉरेन टूरिस्ट को उसने इतनी कॉन्फिडेंस से चूना लगाया कि उनको कभी डाउट ही नहीं हुआ। इसी तरह से उसने रेड फोर्ट, राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट हाउस तक बेच दिया था। नटवर लाल को 9 बार अरेस्ट किया गया, लेकिन हर बार वो जेल से भाग जाता था। उसे 14 फॉर्जरी केस में सजा सुनाई गई थी और 113 साल की सजा मिली थी, लेकिन उसने मुश्किल से 20 साल जेल में बिताए होंगे। नटवर लाल जेल से भागने में भी कई बार सफल रहा। 1957 में उसने अपना सबसे ब्रिलियंट जेल ब्रेक किया। मेरठ में चीटिंग के केस में अरेस्ट होने के बाद उसे लखनऊ जेल भेजा गया। वहाँ उसका एक क्लोज कॉन्टैक्ट था, कपूर का सिर्फ एक ही काम था, जेलर अब्दुल रहमान खान के लिए गिफ्ट्स ले जाना। वो जेलर के लिए अक्सर महंगी गिफ्ट लेकर जाता था, जिसकी वजह से धीरे धीरे जेलर उस पर ट्रस्ट करने लगता है। एक दिन नटवर लाल ने जेलर को 5 लाख रुपए देने का ऑफर दिया। कंडीशन ये थी कि उसे भागने दिया जाए। कपूर ने मिडिल मैन बनकर डील फिक्स कर दी। जिस दिन जेल से भागने का प्लान था, उस दिन कपूर पैसों का ब्रीफकेस लेकर आया। जेलर ने खुशी खुशी ब्रीफकेस लिया और चेक भी किया। सब कुछ ठीक लगा तो जैसा प्रॉमिस किया गया था, जेलर ने सुपरिटेंडेंट की यूनिफॉर्म नटवर लाल के सेल में भेज दी। नटवर लाल यूनिफॉर्म पहनकर आराम से जेल से बाहर निकल गया और रास्ते में गार्ड्स ने सलाम भी किया। जेल के बाहर एक गाड़ी खड़ी थी। नटवर लाल और कपूर गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं, लेकिन ट्विस्ट तब आया जब जेलर खान ने दोबारा ब्रीफकेस खोला। सिर्फ ऊपर के लेयर में ओरिजिनल नोट्स थे, बाकी नीचे सिर्फ कागज से टुकड़े थे।
और देखते देखते ब्रीफकेस में आग लग जाती है और सारे पैसे और कागज के टुकड़े जल जाते हैं। पुलिस कभी पता नहीं लगा पाती है कि नटवरलाल ने ये कैसे किया। 1953 में पीएनबी फ्रॉड केस के ट्रायल के दौरान भी नटवरलाल पुलिस कस्टडी से भाग चुका था और उससे पहले भी यूपी पुलिस के क्राइम रिपोर्ट्स के मुताबिक वो दिल्ली के जुडिशियल लॉकअप से गायब हो चुका था। 1980 में जब नटवरलाल बॉम्बे जेल में था तब एक दिन उसने बीमारी का ड्रामा किया। 14 जून को उसे जेजे हॉस्पिटल ले जाया गया ट्रीटमेंट के लिए। 28 जून के रात को वो एक पुलिस कांस्टेबल के साथ हॉस्पिटल से बाहर निकलता है और फिर से गायब हो जाता है। उसका लास्ट डेथ एस्केप हुआ था 24 जून 1996 को, जब उसकी एज थी करीब 84 साल। उसे कानपुर से एम्स दिल्ली व्हील चेयर पे ले जाया जा रहा था। जब न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उसे उतारा गया वो सबके सामने से गायब हो गया और जैसे उसका जीवन एक राज था उसकी मौत भी एक मिस्ट्री बन गई। 2009 में उसके लॉयर ने कोर्ट में एक अपील फाइल करी कि 25 जुलाई 2009 को नटवरलाल की डेथ हो गई है, इसलिए उसके खिलाफ जो भी केसेस हैं उन्हें बंद कर दिया जाए। लेकिन उसके भाई गंगा प्रसाद श्रीवास्तव ने कहा कि नटवरलाल ने 1996 रांची में आखिरी सांसें ली थी और उसने ही उसका अंतिम संस्कार किया था। इस वीडियो में यूज किए गए सारे इन्फॉर्मेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कीप एक्सप्लोरिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।